स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना? सर हो रहा सर, थोड़ा सा। ओके हो रहा है सर। ओके 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 ठीक। हाँ चलिए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, आप एम के बारे में क्या जानते हैं? एम। बताएं सर। हाँ। सर जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सर। मैं समझ सकता हूँ, फिजिकल साइंस में डिस्कस किया होगा नहीं? यस सर, यस सर। हाँ चलिए। आप लोगों को डबल धमाका है, वहाँ फिजिकल साइंस में भी डिस्कस होगा, मैथमेटिक्स में भी डिस्कस होगा। एक्चुअली सर वहाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो कल हुआ था सर, मीन्स पिछले क्लास में हुआ था सर। हम्म। और अस्सलाम वालेकुम सर। कोई बात नहीं। ओके चलिए। देखिए, हर कोर्स का एम रहता है, जैसा आपका बीएड कोर्स का भी एम है, राइट? हेलो, सर, सुन रहा है ना? यस सर, यस सर। ओके। हर कोर्स का एम रहता है, इसी तरह बीएड कोर्स का भी एक एम है। क्या एम है? आप लोगों का एम क्या है? हाउ टू टीच सर, उसको सीखना कैसे, पढ़ाना कैसे। एम मतलब डिजायर्स है। एम मतलब डिजायर, आपका डिजायर जो है। एम मतलब डिजायर, आपका एम। बेस्ट टीचर अवार्ड। बेस्ट टीचर अवार्ड आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिसीव करना आपका एम है। दिस इज योर एम, राइट? ओके। ये एम अचीव करने के लिए आप क्या करना होगा? बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने के लिए आप पहले क्या करना होगा? ग्रेजुएशन एक जो है कंप्लीट करना होगा, डिग्री। इसके बाद बीएड एंट्रेंस लिखना होगा, राइट? बीएड एंट्रेंस लिखने के बाद बीएड एंट्रेंस में अच्छा रैंक आना चाहिए, अच्छा कॉलेज में सीट आने के लिए। फिर आप 2 साल बीएड कोर्स करना। फिर 2 साल, ये आपका एम, इधर इधर डॉट लगाता हूँ, ये तो गड़बड़ हो गया, राउंड्स, ओके, सर्कल्स। ओके, आपका 2 साल बीएड सक्सेसफुली कंप्लीट करना। बीएड कोर्स पास होना। बीएड कोर्स पास होने के बाद आप सी टेट और स्टेट टेट वगैरह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना। फिर इसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट में अपीयर होना। फिर टीचर रिक्रूटमेंट होने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आप जो है टीचिंग कॉम्पिटेंसी बढ़ाते हुए, आप अब आपका नॉलेज अपडेट करते हुए, अच्छा मेथड्स टेक्निक्स फॉलो करते हुए, आप अच्छा पढ़ाई कर रहा है, अच्छा रिपीटेशन आ गया है, तब जो है गवर्नमेंट आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, तब आपको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बेस्ट अवार्ड ले लिया है। दैट इज योर एम। एम मतलब डिजायर्स। एम, आपका एम बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी ये एम अचीव करने आसानी चीज नहीं है। पहले आपका ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करना। ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट करना 3 साल का। फिर इसके बाद अब क्या करना होगा? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएड एंट्रेंस लिखना है। बीएड एंट्रेंस एंट्रेंस लिखना है। फिर बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई करना, अच्छा मार्क, अच्छा रैंक आना। फिर इसके बाद 2 साल का बीएड कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करना। फिर इसके बाद आप क्या करना है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखना, उसमें भी अच्छा रैंक आना। फिर इसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट, टीचर रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट होना। फिर इसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में अच्छा जो है मेथड्स टेक्निक्स फॉलो करते हुए अच्छा पढ़ाना है। तब जो बच्चों तक पहुंच जाने के बाद आपको जो है रिकॉग्नाइज मिल जाएगा। आप यहाँ टीचिंग प्रैक्टिस कर रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस, यहाँ आप टीचिंग, आप रियल क्लासरूम में टीचिंग जो है पढ़ाई कर रहा है, अच्छा मेथड्स टेक्निक्स यूज करते हुए, तब आपको रिकॉग्नाइज किया, तब जो आपको
टीचर बेस्ट टीचर अवार्ड मिल गया है। बेस्ट टीचर, हर टीचर बेस्ट टीचर नहीं होता है, आप समझ लीजिए, हर टीचर बेस्ट टीचर नहीं होता है, बेटर टीचर होता होगा। ओके, बेस्ट टीचर कौन होता है? बेस्ट टीचर कौन होता है? बेस्ट टीचर कौन होता है? सुन रहे हैं ना? यस सर। हेलो, यस सर। जो बच्चे को छोटी बात अच्छी तरीके से समझाते अब एक टीचर बेस्ट टीचर नहीं होता ना। हैं। यस बेस्ट टीचर को इफेक्टिव टीचर कहा जाता है। इफेक्टिव, आप टीचर बेटर देन बेस्ट परफॉर्म करना है। बेटर देन बेस्ट, बेटर देन बेस्ट। ओके, बेस्ट टीचर कौन? अच्छा मेथड्स टेक्नोलॉजी यूज करते हुए कंटेंट को सिंप्लीफाई करके फिर बच्चों का माइंड में बिठाने की जो कोशिश करते हैं, जो कंटेंट क्लासरूम में सीख लिया है और रियल लाइफ सिचुएशन में इसका एप्लीकेशन जो यूज कर रहा है, वो बेस्ट टीचर बनेगा। वो उनको कहते हैं बेस्ट टीचर। समझ रहे हैं ना? आप एम अचीव करने के लिए इतना काम करना होगा। एम मतलब मैंने बताया डिजायर। डिजायर, आपका डिजायर है, आपका इच्छा है। आपका इच्छा क्या है? बेस्ट टीचर अवार्ड लेना। बेस्ट टीचर अवार्ड लेने के लिए इतना काम करना होगा। ओके, ये अचीव करने के लिए बहुत सारा गोल्स है। पहला गोल ग्रेजुएट कंप्लीट करना, सेकंड गोल क्या है? बीएड एंट्रेंस लिखना, थर्ड गोल क्या है? ये सब जो है गोल्स है। गोल्स मतलब क्या है? माइलस्टोन्स है, माइलस्टोन्स। पहले ये ग्रेजुएट कंप्लीट करना, इसके बाद बीएड एंट्रेंस लिखना, इसके बाद बीएड कोर्स करना, फिर टेट निकालना, फिर टीचर रिक्रूटमेंट में टीचर रिक्रूटमेंट में शामिल होना, फिर सेलेक्ट होना, फिर टीचर प्रैक्टिस करना बेस्ट मेथड्स यूज करते हुए, तब जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है। ये आपका जो है ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट कितना साल लगेगा? कितना साल लगेगा? सर फिजिकल साइंस में दूसरा बताया गया है। अरे आप वहां छोड़ो ना, सुनो ना पहले, बाद में कंपेयर करो ना। ओके, हाँ, उधर का नॉलेज उधर रखो, इधर का नॉलेज इधर रखो, दोनों को कंपेयर करो। मिक्सअप नहीं करो यार, मिक्सअप नहीं। मतलब टीचर का मतलब प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे मतलब अच्छा टीचर बन सकते हैं, उसी के बारे में सर। चलिए आप सुन लो, समझ लो, हाँ? फिर बाद में आखिरी 10 मिनट दे देंगे तो तब डिस्कस कर, राइट? ओके, ये जो है ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपका एम अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस तरह भी एजुकेशन जो है, एजुकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करने के लिए लंबा समय लगेगा। क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन? आप बता सकते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का मकसद क्या है? एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार करना, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, राइट? रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को तैयार करना, एम्स ऑफ एजुकेशन। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मतलब आप जिस प्रोफेशन में सेटल हो जा रहा है उसका जो है अवेलेबल रहना, उस प्रोफेशन को जस्टिफाई करना, रेस्पॉन्ड करना, फील करना, ऑप्टिमम काम करना, ये है रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। पहले एम जो है एम्स ऑफ एजुकेशन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयारी करना। फिर आप जो भी नॉलेज सीख लेता है उसका ट्रांसफॉर्म करना। किसमें ट्रांसफॉर्म करना? नया नॉलेज में, न्यू नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करना। न्यू नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करना, जो भी आप नॉलेज अक्वायर कर रहा है न्यू नॉलेज में
न्यू नॉलेज में आप उसको अप्लाई करना, ये है एम्स ऑफ एजुकेशन। हर एक सब्जेक्ट का एम्स रहता है, एम्स ऑफ, हर एक एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक कोर्स का एम्स रहता है। उस तरह टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स भी एम्स है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का भी एम्स है। क्या है वो? एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एम्स मैंने बताया लॉन्ग टर्म है। एम्स जो है आपका स्कूल एजुकेशन में, स्कूल में 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद, स्कूल का 10 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मैथमेटिक्स नॉलेज, किस तरह नॉलेज बच्चों के अंदर होना चाहिए, 10 साल लगेगा। एम्स ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अचीव करने के लिए 10 साल लगेगा। 10 साल स्कूल एजुकेशन को इस तरह स्प्लिट किया गया है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, इस तरह डिफरेंट लेवल्स है। हर लेवल में एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अलग है। प्राइमरी लेवल कंप्लीट होने के बाद बच्चा मैथमेटिक्स में क्या नॉलेज अचीव किया गया है, दैट इज प्राइमरी लेवल एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सेकेंडरी लेवल का अलग रहता है, सेकेंडरी लेवल में क्या क्या एम्स चाहिए, उसको कैसे अचीव करना। एम्स का अचीव करने के लिए आसानी नहीं है, टाइम लगेगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल में मैथमेटिक्स का एम्स क्या है, जनरल टोटल 10 इयर्स में स्कूल एजुकेशन में मैथमेटिक्स का एम्स क्या है। जनरली स्कूल्स में मैथमेटिक्स का एम जो है प्रैक्टिकल वैल्यू, दैट इज यूटिलिटरी वैल्यू। जो स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स जो सीख रहा है उसको कैसा डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर रहा है, दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू, यूटिलिटरी वैल्यू। और प्रैक्टिकल एम और यूटिलिटरी एम वैल्यू इंटरचेंजेबल है, एम्स एंड वैल्यूज और एक जैसा रहता है, एम्स एंड वैल्यूज एक जैसा रहता है। वैल्यूज अचीव करने के लिए एम्स मदद करता है, एम्स विल हेल्प टू अचीव द वैल्यूज ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल वैल्यू डे टू डे लाइफ में क्या यूज है वो बताना है। फिर कल्चरल वैल्यू, मैथमेटिक्स जो है सोसाइटी में कैसा यूज हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट हुआ है। कल्चरल वैल्यूज कैसा डेवलप हुआ मैथमेटिक्स, ओके। ये कल्चरल वैल्यूज, इसको कहते हैं कल्चरल एम। हम जो है एक बार वैल्यू एम, सब्जेक्ट का वैल्यूज अचीव करने के लिए एम्स मदद करता है, एम्स एंड वैल्यूज आर इंटरचेंजेबल। फिर इसके बाद डिसिप्लिनरी वैल्यू, दीज आर द मेन values of the mathematics at entire school level. disciplinary value, डिसिप्लिनरी मतलब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ओके। आपका जो मैथमेटिकल माइंड हायर लेवल को पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स कैसा मदद करेंगे, हायर एम कहते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में यही कहा गया, हायर एम, प्रेजेंट वैल्यू। फिर नैरो एम, उस मैथमेटिक्स फील्ड में एक मैथमेटिशियन बनना, मैथमेटाइजेशन करना, ये सब जो है मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में हायर वैल्यूज को अचीव करना डिसिप्लिनरी वैल्यू है। ये 3 इंपॉर्टेंट एम्स अचीव करना एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है। एक एक हम जो है स्प्लिट करके डिस्कस, ये अचीव करने के लिए एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और एम्स ऑफ एनी सब्जेक्ट अचीव करने के लिए ये समय लगेगा, ये हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। एम्स को अचीव करने के लिए हम क्या कर लेता है, एम्स को जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। ये ऑब्जेक्टिव्स इसको कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये एम अचीव करने के लिए एम जो है जल्दी नहीं होगा, सालों लगेगा, इसीलिए एम्स को हम क्या किया गया है,
फर्दर ऑब्जेक्टिव स्प्लिट किया गया है। हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव रहता है, हर एक लेसन का ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर ऑब्जेक्टिव जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियर मतलब ऑब्जर्वेबल एक्शंस अमंग द स्टूडेंट्स। आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को नहीं देख सकते हैं, मगर ये एम्स अचीव करने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव्स मदद करेगा। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव जो नॉन बिहेवियरल हुए ये नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है। उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द यूनिट, आप बच्चों के अंदर क्या देखना चाह रहा है उसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। At the end of the lesson, the students will be able to define the concept, understanding the concept, explaining the concept, and compare the concept. And he can write his own words. These are the objectives further divided into measurable and observable. Those are called instructional objectives. Through instructional objectives, one can achieve the general objectives. General objectives are statements, general statements. With the general statements, her subject having the general objectives, through general objectives, we will achieve the values of the subject. Through values of the subject, ultimately we reach the aims of the subject. This is about aims of teaching mathematics. Okay, पहले क्या करना होगा, एम को डिसाइड करना होगा, फिर गोल्स को सेलेक्ट करना होगा, फिर गोल्स अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा। जो फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है वो ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स one can achieve the aim of the subject. Okay, hello sir. Yes sir. यस सर। हाँ बोलिए। ओके, देखिए मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज द जनरल आइडिया अबाउट द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। देखिए एम मतलब डिजायर्स, थिंग्स यू वुड लाइक टू अचीव। आप क्या अचीव करना चाह रहा है, दैट इज योर एम। मैंने बताया आपका एम ये है, अब बेस्ट टीचर अवार्ड आपका एम है। अचीव करने के लिए टाइम लगेगा। एम इज योर एबिलिटी टू नॉट साइड ट्रैक व्हाइल रीचिंग योर गोल्स। आपका एम अचीव करने में साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए, आप एम के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, तभी आपका एम अचीव करेंगे। दैट इज योर डिजायर, दैट इज योर डिजायर। अगर साइड ट्रैक होता आपका एम फुलफिल नहीं होता। उसी तरह एम्स ऑफ एजुकेशन जो है एक सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार करना। जो भी नॉलेज सीख रहा है थ्रू एजुकेशन, उसको आप अप्लाई करना चाहिए, आपका फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। दैट इज द एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन में हर एक स्टूडेंट का
हर एक सिटीजन का जो कैसा होना चाहिए, नॉलेज, अफेक्ट एंड साइकोमोटर डोमेन, तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आना ले आना चाहिए, तीनों डोमेन में चेंजेस आना चाहिए। दैट इज एम्स ऑफ एजुकेशन। उसी तरह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी तीनों डोमेन में, अगर तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आता है, उसको कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज द एम ऑफ द मैथमेटिक्स। दैट इज योर डिजायर, दैट इज योर डिजायर। आप बच्चों के अंदर ये तीनों डोमेन में चेंजेस लेकर आता है, तब जो है आपका एम अचीव किया गया है। एम्स अचीव करने के लिए बहुत सारा गोल्स रहता है, बहुत सारा माइलस्टोन्स रहता है। गोल्स आर माइलस्टोन्स दैट यू कैन अचीव। गोल्स एक्सपेंड, गोल्स आपको बताते हैं द रीजनिंग बिहाइंड व्हाट विल यू टीच इन ए सेशन। आपका गोल जो है आपका नॉलेज डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में चेंजेस आने के लिए आपको गोल्स बताते हैं। आपका लेसन कैसा तैयार करना ये बताते हैं आपको। एन इंस्ट्रक्शनल गोल इज ए डिक्लेरेशन अबाउट व्हाट द टीचर विल। टीचर जो बच्चों के अंदर क्या देखना चाह रहा है, आप कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सेलेक्ट करना चाह रहा है, आप कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड सेलेक्ट करके आपका सेशन कंप्लीट करने जा रहा है। व्हाट इज योर गोल? Goals are statements of educational intention. Goals ultimately आपका गोल क्या है? To achieve the aim. इसीलिए गोल्स को कहते हैं milestones to achieve your desire. Goals are statements. जब statements term आया है, goals are statements of educational intention, educational aims. गोल्स अचीव करने के लिए अब क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स, आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपका मकसद। मेथड्स टू अचीव द गोल, आपका गोल अचीव करने के लिए आप जनरल स्टेटमेंट लिख रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। आप लेसन होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ नहीं हुआ, आप बच्चों के अंदर कैप्सुलेट करके देख सकते हैं। उस तरह सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेवरल गोल्स आप अचीव करने के बाद आप अल्टीमेटली आपका एम फुलफिल होगा। का वैल्यू, सब्जेक्ट का वैल्यू से आप एम तक जो आप पहुंच जाएंगे, दैट इज द एम्स ऑफ द सब्जेक्ट। Objectives are potential goals. Objectives are potential goals. Potential मतलब purposeful goals, useful, meaningful. देखिए ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बाद में डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव्स कितना तरह है, फिर कैसा लिख सकते हैं, What are the importance of objectives? Okay, अब तक जो है हम लोग क्या डिस्कस किए? एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। एम्स और डिजायर्स, गोल्स आर माइलस्टोन्स that you can achieve, objectives method to achieve the goal. देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स से पहले देखिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअल आउटकम दैट द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू सी द स्टूडेंट परफॉर्म आफ्टर द लेसन इज स्टार्ट। ओके, पहले हम ये डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बाद में ऑब्जेक्टिव्स। हम मैंने बताया डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। थ्रू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स teacher can see the student perform after the lesson is start. लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? क्यों ऑब्जेक्टिव्स लिखना है?
क्यों ऑब्जेक्टिव्स लिखना है? आपका एम अचीव करने के लिए अल्टीमेट एम, हर सब्जेक्ट का अल्टीमेट एम है एक अच्छा सिटीजन तैयार करना, एक अच्छा प्रोडक्ट देश के लिए देना है। टीचर ट्रेनिंग का एम ये है एक बेस्ट टीचर तैयार करके देश में सर्विस देने के लिए तैयारी करना है। दैट इज एम ऑफ द एवरी बीएड कॉलेज। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द नीड टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई द एम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन तैयार करने के लिए हर एक सब्जेक्ट काम करता है। उसी तरह मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एम भी है टू अचीव द एम्स ऑफ एजुकेशन। थ्रू एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, through aims of teaching of mathematics, one can achieve the aims of education. Aims of education is a broader, in which aims of teaching mathematics one subject. Objectives specify the aims of instruction. The first step is planning for instruction is in the statement of objectives. aims को अचीव करने के लिए, एम्स को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप द प्लानिंग। आप प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग वन कैनॉट सक्सेस। सक्सेस के लिए आप प्लान कर रहा है। प्लानिंग के लिए आप जो है आपका प्लानिंग स्टेटमेंट की जरिए लिख रहा है। आप जो स्टेटमेंट्स लिख रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई aims of instruction. The first step in planning for instruction is the statement of objectives. आप प्लान करने से पहले आप जो है बच्चों के अंदर क्या चेंजेस देखना चाह रहा है? टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। कोर्स खत्म होने के बाद बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? नॉलेज डोमाइन में, साइकोमोटर डोमाइन में, अफेक्टिव डोमाइन में किस तरह चेंजेस आ सकते हैं? पहले आप लिख रहा है, कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट टू द ओल्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। रेफरेंस पॉइंट है कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के लिए। ऑब्जेक्टिव्स आर रेफरेंस पॉइंट्स। ऐसे रेफरेंस पॉइंट है टीचर के लिए क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट डिस्कस करने जा रहा है, कंटेंट जो डील करने के लिए कौन सा मेथड है, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल लेकर जाना है। टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव्स एक रेफरेंस पॉइंट है। बच्चों के लिए क्या पढ़ना है, कैसा कंप्लीट करना है, बच्चों के लिए भी रेफरेंस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। एंड एग्जामिनर के लिए भी रेफरेंस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। किस तरह क्वेश्चन करना चाहिए, बच्चों के किस तरह एवेल्युएट करना चाहिए। इसीलिए टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए और एग्जामिनर के लिए ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज रेफरेंस पॉइंट्स टू द ओल्ड इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। इंस्ट्रक्शनल सिस्टम में कौन कौन रहता है? टीचर रहता है, स्टूडेंट रहता है, एवेल्युएशन रहता है। स्टूडेंट टीचर बीच में क्या रहता है? कंटेंट। कंटेंट पढ़ाने के लिए मेथड्स हैं, कंटेंट को डील करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको सेलेक्ट करना, ये सब कौन बताता है? ऑब्जेक्टिव्स सर्व एज रेफरेंस पॉइंट। देखिए इस डायग्राम से आपको पता चल जाता है। द डायग्राम क्लैरिफाई हाउ ऑब्जेक्टिव सर्व एज रेफरेंस पॉइंट टू ए स्टूडेंट, टीचर एंड एग्जामिनर। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आप ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग से पहले लिखा गया है, these are my objectives. After the instruction I can see, I can observe among the students the changes in the 3 domains. Those are cognitive, affective and psychomotor. में हम चेंजेस देख सकते हैं। बच्चा जो क्लास होने से पहले जो बिहेवियर है
एंट्री लेवल बिहेवियर है, स्टूडेंट इनपुट। यहाँ ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ क्या हो रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यहाँ बहुत सारा टीचिंग एक्टिविटीज है, बहुत सारा एक्टिविटीज जो है कंटेंट डील करने के लिए, बहुत सारा मेथड्स, बहुत सारा रिसोर्सेज यूज करते हैं। फिर होने के बाद कुछ समय में ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों का जो एग्जामिनेशन, स्टूडेंट जो आउटपुट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने के बाद स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है, वो उसको कहते हैं टर्मिनल बिहेवियर, स्टूडेंट आउटपुट। पहले जो स्टूडेंट आया है उसको कहते हैं स्टूडेंट इनपुट, जो स्टूडेंट ट्रेनिंग होकर बाहर जा रहा है दैट इज टर्मिनल बिहेवियर, दैट इज स्टूडेंट आउटपुट। बीच में जो हुआ है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज हुआ है। एक्टिविटीज होने के लिए कंटेंट है, कंटेंट डील करने के लिए मेथड्स है, रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस में मटेरियल एंड मीडिया है। होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बच्चे कुछ सीख कर आएंगे, उनके अंदर क्या चेंजेस आया है, टर्मिनल बिहेवियर, आखिरी में क्या चेंजेस आया है, फीडबैक से पता चल जाता है, उसको कहते हैं एवेल्युएशन। एवेल्युएशन से आपको पता चल जाता है आप कहाँ तक पहुंच गया है, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्चुअल में क्या है, उससे पता चल जाता है। आपका मेथड्स, आपका एक्टिविटीज जो भी तैयार किया गया है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो मॉडिफाई करना है। आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया है, आप 5 ऑब्जेक्टिव्स लिख कर गया, आप 5 में सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया, बाकी 3 ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किया, फिर कैसा पता चल गया आपको, एवेल्युएशन से, फीडबैक से पता चल गया है। फिर आप क्या कर लेता है, तो बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए आपका मेथड्स, मटेरियल्स चेंज करके फिर आप कंटिन्यू करते हैं, फिर चेक करते हैं। इस तरह जो है objectives serve as a reference point to the teacher and the examiner and the student. That is why आप जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल स्टेटमेंट्स before entering to the classroom. ओके, इस तरह स्टूडेंट को, टीचर को, एग्जामिनर को यूज होता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स लिखना जरूरी है। तभी आपको पता चल जाता है आप जो है करेक्ट लाइन पे जा रहा है नहीं है। ओके, हेलो सर, यस सर, हम लोग सुन रहे हैं सर। हाँ, ओके। हम ऑब्जेक्टिव्स क्यों लिखना है? What are the importance of objectives? Why do we write objectives? What is the need of writing objectives? देखिए, objectives should be written for each subject of the curriculum. हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव्स रहता है। उसी तरह आप देख सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में भी 5 यूनिट सिलेबस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं ये 5 यूनिट खत्म होने के बाद टीचर ट्रेनी, ये 5 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद, ये तो स्टूडेंट टीचर 5 यूनिट्स होने के बाद इस तरह चेंजेस देख सकते हैं। इस तरह नॉलेज बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं। इसलिए आप जो है ना, क्लास होने के बाद एक बार देख लीजिए, सिलेबस में देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है, उसको कहते हैं प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स होने से पहले प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स, जहां प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है
उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। उसका टाइम प्लानिंग, कितना घंटा में कंप्लीट करना, ये सब लिखा जाता है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव्स हर सब्जेक्ट का लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रिटन फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम बिकॉज स्पेसिफाई व्हाट द स्टूडेंट शुड लर्न टू डू एंड द सर्व एज साइन पोस्ट टू द स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, बच्चों के लिए क्या सीखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स विल एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू द टीचर। टीचर को ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट करता है, किस तरह इंस्ट्रक्शनल मेथड सेलेक्ट करना है, क्या मटेरियल लेकर जाना है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखना जरूरी है। एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द क्वेश्चन पेपर सेटर फॉर एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट। स्टूडेंट्स का अचीवमेंट पता करने के लिए भी, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स जो है रेफरेंस पॉइंट की तौर पर जो यूज होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, एग्जामिनर के लिए यूज होता है, इसीलिए हम लिखना जरूरी है। ओके, यहां देख सकते हैं ट्रायंगल, टीचर्स, स्टूडेंट एंड क्वेश्चन पेपर सेटर। Objectives served as a reference points for the teacher, student and evaluators. Okay, एक मिनट। हेलो, नमस्ते। నేను క్లాస్లో ఉన్నానండి, కొంచెం ప్లీజ్ 2 3 ओके। आपको एम्स पता चल गया है, गोल्स पता चल गया है, ऑब्जेक्टिव्स भी पता चल गया है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया जनरल स्टेटमेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स जनरल स्टेटमेंट्स हैं। जनरल स्टेटमेंट्स कहाँ लिखना है, प्लानिंग से, जब प्लानिंग करते हैं तभी जो आप लिखना है। आपको प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्टिव्स यूज होगा, कैसा प्लान करना। प्लानिंग मतलब क्या है, एक्टिविटीज है, कौन सा एक्टिविटीज है, वह एक्टिविटी करने के लिए क्या मटेरियल यूज करना है, एक्टिविटीज को कैसा सीक्वेंसिंग करना है, उस एक्टिविटीज को कैसे एवेल्युएट करना है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स आपको मदद करेंगे। आखिरी में बच्चों के अंदर चेंजेस भी देख सकते हैं, उसी से आपको पता चल जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया। ओके, तरह जो है ऑब्जेक्टिव्स स्टेटमेंट की रूप से, जनरल स्टेटमेंट के रूप से लिखेंगे। क्या टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव्स, मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल स्टेटमेंट्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। हम बच्चों के अंदर नहीं देख सकते हैं, बच्चों को कितना नॉलेज है, कितना जो है अफेक्टिव डोमेन में, कि क्या एटीट्यूड है, क्या इंटरेस्ट है, हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। कैसे देखेंगे फिर, जो उस जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, उसको कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। General objectives are knowledge, understanding, application, skill. These are the general objectives. बच्चों का नॉलेज हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, कैसा मेजर करेंगे, थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, थ्रू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों का नॉलेज रिकॉल, बच्चा डेफिनेशन को कैसा रिकॉल कर रहा है। अगर बच्चा डेफिनेशन बताएंगे, बच्चों के अंदर नॉलेज है, बच्चा रिकॉल कर रहा है।
बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, मैथमेटिकल सिंबल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तब बच्चों के अंदर नॉलेज है। नॉलेज के अंदर जो रिकॉल रिकॉग्नाइज है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स one can measure the general objectives. General objectives are general statements. These are non-behaviorable objectives. Behavioral objectives are specific objectives. Those objectives are measurable and observable. पहले क्या करना होगा, प्लानिंग, जब प्लानिंग करते वक्त जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स, these are very general statements which describe implicit terms the overall aims of total educational process. जनरल ऑब्जेक्टिव्स जनरल स्टेटमेंट्स है which describe, क्या किया जाता है, जनरल स्टेटमेंट्स which describe in implicit terms. implicit मतलब ओपन, गाइड करता है। ये जनरल स्टेटमेंट विल गाइड दी टू रियलाइज योर एम्स ऑफ द एजुकेशन। These general statements, general objectives will guide to achieve the educational aims of the education or total educational process. Implicit मतलब open, guide, suggest. General objectives are very general statement. General objectives are general statements, non-behaviorable objectives which describe implicit terms, implicit open terms to reach, to achieve the overall aims of the total educational process. General objectives are summaries of the learning outcome. बच्चों के अंदर इस तरह चेंजेस आएंगे, स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन व्हाट इज जनरल ऑब्जेक्टिव। मेरा क्लास होने के बाद मेरा बच्चा बता सकते हैं एम का मतलब क्या है, मैं देख सकता हूं, बच्चा रिकॉल करके बताएंगे। स्टूडेंट विल एबल टू गेट द नॉलेज ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द आउटकम, लर्निंग आउटकम। जनरल ऑब्जेक्टिव्स are summaries, summary of the learning outcome of the teaching learning process and express the generalized behavior expected from the student. बच्चों के अंदर जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो समरी कहते हैं। मैंने अलजेब्राइक आइडेंटिटी मेरा टीचिंग पॉइंट है। अलजेब्राइक आइडेंटिटी मैं बच्चों को बहुत अच्छा तरह कोरिलेट करके एक्सप्लेन किया गया है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक मैं बहुत अच्छा से समझाया है। समझाने के बाद बच्चा खुद से जनरलाइज कर रहा है, समराइज कर रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जो बच्चा समराइज करके फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 into first term into second term, that is the summary, that is the outcome of the algebraic identity, that is the learning outcome of the teaching learning process that can see in the students. This is called general objective. General objectives are summaries, summary, उसमें पता चल जाता है एक टीचिंग पॉइंट है, एक लर्निंग आउटकम है। जो लर्निंग आउटकम आप बच्चों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो आप पहले लिख रहा है। बच्चों के अंदर लेसन होने के बाद बच्चों के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरा बच्चा इस तरह जनरलाइज करेंगे। किस तरह, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन is equal to multiplication of numerator and multiplication of denominator. That is the summary of the learning outcome. Finally, बच्चा generalized behavior expected from the student. मेरा बच्चा खुद से बताएंगे, लेसन समझाने के बाद खुद से बताएंगे फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर।
आप जो है एक स्टेटमेंट की जरिया लेसन से प्लानिंग स्टेज में लिखा गया है, वो उसको कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर समरी of the learning outcome of the teaching learning process and express the generalized behavior expected from the student. Next, general objectives are used by curriculum planners to indicate very broadly what the program intend to achieve. प्रोग्राम करिकुलम प्लानर्स लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडर रेंज में रहता है, ब्रॉडली रहता है, इसीलिए उस अचीव करने के लिए इनका जो है प्लानर्स का इंटेंशन ये है, एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। हम क्या कर लेता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की तौर पर जो है ब्रेक डाउन कर लेता है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यूज्ड बाय करिकुलम प्लानर्स टू इंडिकेट वेरी ब्रॉडली, ब्रॉड रहता है। आप जो है हर एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स को आप जितना चाहिए तो उतना ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एवरी जनरल ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स सो मेनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम प्लानर्स एक जनरल स्टेटमेंट, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उनका इंटेंशन ये है आपका एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव करने के लिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट एक्सप्लिसिट, मैंने बताया जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट एक्सप्लिसिट, कन्फाइन नहीं होता है, ओपन है, आपको जितना चाहिए तो उतना जो है आप जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसीलिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्प्लिसिट, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट एक्सप्लिसिट, it is a stated in broad terms, further you can break down to encompasses a class, a domain of statement performance. It is the job of the teacher to convert these general educational objectives which will more meaningful to him or her and help him or her to plan teaching learning strategy. जनरल ऑब्जेक्टिव्स को जो है फर्दर आप ब्रेक डाउन करके बहुत सारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। इसीलिए हर एक टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कन्वर्ट करना चाहिए टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन ए मीनिंगफुल मैनर। ओके, हेलो हेलो, यस सर। ओके, यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे। फिर आज आप लोगों को दिया गया ना असाइनमेंट, कंट्रीब्यूशंस ऑफ मैथमेटिशियंस। हेलो यस सर। अब सेमिनार प्रेजेंटेशन करना है ना, आज किसका है? यस सर, मेरा है सर। यस कर सर। लिया सर मैंने प्रीवियस इसमें क्लास में। हाँ, आपका हो गया है। उबैदुल्ला आप कर दीजिए। यस सर। मुजफ्फर आलम है? मुजफ्फर साहब यस सर। है ना क्लास में? जी सर। आप टिक करते जाइए, आप टिक करते जाइए किन किन का हो गया है, किन का पेंडिंग है। आज उबैदुल्ला प्रेजेंट करने जा रहा है। उबैदुल्ला आपका टॉपिक बताइए, आप शुरू कीजिए। अगर चाहिए तो आप जो है ना स्क्रीन को शेयर भी कर सकते हैं। ओके ओके सर। राइट। सर मेरा टॉपिक है जॉर्ज कैंटर। ओके, जॉर्ज कैंटर एक जर्मन रियाजीदां और नजरिया ताकीम का खोजने वाला था।
वह 3 मार्च 1845 को रूस के शहर पीटरबर्ग में पैदा हुए थे। उनकी इब्तदाई तालीम उनके घर पर ही हुई, उनके वालिद के साथ हुई। फिर वो आला तालीम के लिए ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसने साबित किया कि हकीकी आदाद जो रियल नंबर है वो नेचुरल नंबर से ज्यादा है। उसने ये भी साबित किया कि इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी का भी इन्फिनिटी है। जो ला मेहतानी है उसका भी ला मेहतानी है। इससे पहले के लोग सिर्फ ये जानते थे कि इन्फिनिटी ही है, इन्फिनिटी के आगे इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि इन्फिनिटी के आगे भी इन्फिनिटी है। उन्होंने ये भी साबित किया कि ये रियल नंबर जो है, रियल नंबर से ज्यादा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की तादाद रियल नंबर से ज्यादा है। उसने दो तरह का और ये उसने दो तरह का तरतीबी वाज़ा किया। काउंटर का ज्यादातर काम फलसफाना था और खुद भी उसे उसका पता नहीं होता था। उसका काम इतना ज्यादा मज़ाहमत का सामना करना पड़ा कि डेविड हिटबलर के काम की बहुत हिमायत। डेविड हिटबलर एक साइंटिस्ट थे जो उनकी काम की बहुत हिमायत की, और उन्होंने उनकी काम की हिमायत में एक कोटेशन कहा जो बहुत मशहूर हुआ। वो कोटेशन ये है कि कोई हमें उस जन्नत से नहीं निकालेगा जो जॉर्ज कैंटर ने बनाई है। उसके कहने का मतलब ये था कि वो जो जॉर्ज कैंटर ने जो ये थ्योरी दी है, जॉर्ज कैंटर ने जो ये इसको क्या कहते हैं प्रूफ किया, ये साबित किया है कि नेचुरल नंबर और रियल नंबर का जो तादाद ज्यादा है या फिर इन्फिनिटी के भी इन्फिनिटी है, इससे जो इसका जो रिसर्च हो रहा है या फिर ये जो साबित कर रहा है उससे हमको कोई नहीं निकालेगा, उसके बारे में उससे हमको कोई नहीं निकालेगा। ये था सर उसका। उसके बाद उन्होंने सेट थ्योरी भी दिया। सेट थ्योरी 1874 से 1884 के बीच में उन्होंने सेट थ्योरी पर काम किया। उससे पहले सेट थ्योरी को बुनियादी तस्वुर समझा जाता था, फंडामेंटल थ्योरी समझा जाता था, लेकिन बाद में जाकर वो बहुत ही अच्छी थ्योरी बनी और मतलब बहुत ही अच्छा थ्योरी हुआ। उसके बाद उससे पहले जो था दो तरह का ही थ्योरी था, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक फाइनाइट सेट था और इनफाइनाइट सेट था। उसके बाद उनके रिसर्च के बाद अलग अलग तरह का इसको क्या कहते हैं सेट थ्योरी बना। फाइनाइट सेट थ्योरी, इनफाइनाइट, नल सेट थ्योरी, इस तरह का ये सब उन्होंने दिए हैं। के बाद उनका ये भी है नजरिया अदद में, उनका भी इसको क्या कहते हैं नजरिया अदद भी उन्होंने एनालिसिस किया, उस पर भी इसको क्या कहते हैं उन्होंने अपनी रिसर्च की है। और सर नजरिया ताक़ीम का जदीद मुताला जॉर्ज कैंटर और रिचर्ड यकानंद ने 1870 की दहाई में शुरू किया। रस्मी नजरिया ताक़ीम से मितना कहाज की दरियाफ्त के बाद अवाइल 20वीं सदी में बहुत से मसलाती निज़ाम तजवीज़ किए गए, जिनमें रज़मुलू फ्रैंकन मुसलमान, जिसमें इंतखाब का मसला शामिल हुआ, मशहूर है। नजरिया ताक़ीम की ज़बान तकरीबन तमाम रियाजती की तारीफ में इस्तेमाल होती है, जैसा कि दाला और नजरिया ताक़ीम के तसव्वुरात तमाम रियाजी निसाब में तकामिल है। ताक़ीम और आइलर रस्मा के साथ जिससे आम नजर आने वाली तिब्बती अशिया के मजमूओं का मुताला किया जा सकता है। नजरिया ताक़ीम और क़ाते के इब्तिदाई आलिज इस ज़मन में मुताला किए जा सकते हैं। ज़्यादा आला तसव्वुरात जैसा कि अदद सफ़ी ज़ेर यमजाद रियाजती निसाब का मियारी हिस्सा है। नजरिया ताक़ीम को उमूमन रियाज़ात के बुनियाद के तौर पर बड़ोई कार लाया जाता है। ख़ास तौर पर नजरिया ताक़ीम जिसमें इंतखाब का मसला है के रूप में अपने बुनियाद किरदार के आगे नजरिया ताक़ीम रियाज़ात की बरहक शाख है, जिसका अपनी सरगर्म तहकीक और मतन्ना मौज़ूआत का मजमुआ शामिल है, जो हकीकी लकीर से साख्त से लेकर बड़े आदाद व सिनफी में बेगैर तजाद के मुताला किया जा सकता है। सर उनका
फिर सर उनका ये हुआ कि सर उन्होंने सेट थ्योरी पे बहुत काम किया है। सेट थ्योरी पर बहुत काम किया। उन्होंने अलग अलग सेट थ्योरी दिए हैं, इनफाइनाइट सेट थ्योरी, फाइनाइट सेट थ्योरी, नल सेट थ्योरी, यही है सर। और फिर उनका उसके बाद वो फिर उस यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गया और फिर वो अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी में गुजारने लगे और उनका इसको क्या कहते हैं इंतकाल 6 जनवरी 1918 को जर्मनी में हो गया। बस यही था सर। ओके, बहुत अच्छा पेश किया है आपने। बहुत अच्छा उजला बहुत भाई, अच्छा आप रिप्रेजेंट किए। समराइज करके लिख कर आया है। ये केंटर जो है मॉडर्न मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, इनसे ही मॉडर्न मैथमेटिक्स शुरू हुआ है। जनरली हम लोग जो है ना सेट थ्योरी वगैरह डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ लेता है। डिस्क्रीट मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं ये मॉडर्न मैथमेटिक्स। इनका फादर का इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन देने का इंटरेस्ट यस था, सर, यस सर। मगर इनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। आजकल भी हम लोग जो है ना बच्चों की अपना इंटरेस्ट को बच्चों के ऊपर कर देता है। ओके, वहाँ भी वहीं से है ये, मतलब इनको अगेंस्ट जो है ना फादर का इच्छा से अलग होकर इन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ लिया है। फिर इन्हों बहुत सारा काम करते हैं ना, तब जो इनको सेट थ्योरी का बारे में इनका जो भी माइंड पे आता है वो डिस्कस करते वक्त इनको इनका फ्रेंड्स बहुत डिस्करेज करते थे, इंसल्ट करते थे। ये सेंसिटिव माइंड है इनका। फिर लास्ट में क्या हो गया, ये डिप्रेशन को चले गए, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इनका इंतकाल हो गया। मतलब इस तरह जो भी नया चीज़ के बारे में जो बच्चों भी बताते हैं ना, बच्चों का नॉलेज भी जब शेयर करते हुए उस तरह डिस्करेज नहीं करना है, इंकरेज करना चाहिए। उस डिस्करेज किया गया उसमें इनका टीचर भी है। जब स्कूल में देखते हैं अब बच्चे को एग्जामिनेशन पेपर एवेल्यूएट करने के बाद टीचर्स जो कुछ मतलब रॉन्ग मार्क करके फिर बच्चे को मार्क्स नहीं देते। बच्चे जाके पूछने के बाद बताते हैं मैं जो इस तरह नहीं पढ़ाया आपको, आप दूसरा तरीका से सॉल्व करके आया है, ये तरीका गलत है। बच्चों को एंकरेज कर, ये नहीं देखते हैं टीचर इस तरह भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट किया गया वो भी सही है, अल्टरनेट मेथड है, ये नहीं देखते हैं, डिस्करेज करते हैं। बच्चा उस डिस्करेज से क्या होता है, डिप्रेशन को चले जाता है, फिर जो है इंटरेस्ट लूज होता है। ओके, और सेंसिटिव बच्चा रहे तो फिर बहुत मतलब बहुत सोचते हैं इस तरह। जो कुछ बच्चा बहुत सेंसिटिव होकर सुसाइड भी कर लेता है। इस तरह डिस्करेज नहीं करना बच्चों को। मैथमेटिशियंस का बारे में डिस्कस करते वक्त जो है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस किया गया है, उनका लाइफ कैसा गुजारा है, डिस्कस करने के बाद बच्चों के अंदर जो है ये प्रॉब्लम सिर्फ का नहीं है, मैथमेटिशियंस पहले भी है, फेस किया गया है, डेवलप होता है ना। में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, इनफाइनाइट सेट। और इनका इनका का जो भी पेपर्स पब्लिश हुआ है मैथमेटिका में पब्लिश हुआ है, मैथमेटिका। हेलो, ये पब्लिकेशन है क्या? हाँ पब्लिकेशन है ये अच्छा आपका अच्छा। मैथमेटिक्स। रॉयल सोसाइटी ने सिल्वेस्टर मेडल भी दिया गया है 1904 में। तो रशिया से जर्मनी इनका फादर के साथ चले गए हैं। काल भी वहां हुआ जर्मनी में। जर्मनी हुआ। इनका बर्थ जो है रशिया में बर्थ हुआ, इनका फादर के साथ चले गए जर्मनी। बर्लिन यूनिवर्सिटी में इनका डॉक्टरेट अवार्ड हुआ, राइट। यस सर। बहुत अच्छा आपने समराइज करके लेकर आया है। बहुत अच्छा ये किया सर। हाँ? अब बहुत उबैदुल्ला अच्छा। भाई के लिए एक दो बार थैंक यू। वर्ड मैं कह दूं उनके लिए। हाँ।
कि बताइए। जॉर्ज कंटर जो साइंसदान हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं, और उनकी जो भी तहकीकात उन्होंने जहाँ से भी जो भी सोर्सेज से लिया है बहुत ज़बरदस्त रहा सर, क्योंकि इतने बड़े साइंसदान जो कि जर्मनी से वाबस्ता रखते थे और जर्मनी की हालात से हम लोग बाखूबी उससे वाबस्ता हैं सर। हम्म, तो इतने बड़े साइंसदान को एक छोटे से लिफाफे में लिख करके हम लोग से रूबरू कराया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे उबैदुल्लाह भाई का। और मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और अपने उस्ताद मोहतरम की उनको थैंक यू कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ना, हम लोग जो मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं वो कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स कैसा मतलब पाया आया है, किस देश में कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर हम लोग फिर स्पेसिफिक जनरल में, फिर हम स्पेसिफिक में आके फिर जो है जर्मनी मैथमेटिशियन कैंटर का, फिर इस तरह मैथमेटिशियंस जो वेस्टर्न मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन क्या कंट्रीब्यूशन है, जनरल टू पर्टिकुलर आ रहा है। देखिए अब जो है ना नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में हम डिस्कस किए कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जनरल टू पर्टिकुलर, कंसेप्चुअल टू प्रोसीजर में, इस तरह कौन सा देश का कंट्रीब्यूशन है, उस देश में कौन सा मैथमेटिशियन है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कल के लिए कौन तैयार है? हाँ भाई सर। मैं सर रिजवान, आपका टॉपिक क्या है? आर्यभट्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट। ओके ओके, हाँ, ओके सर। मेरे क्लास होने के बाद आप तैयार रहिए, राइट। आप अपलोड किए ना गूगल ड्राइव में, अपलोड किए ना आप लोग, जिनका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ सब लोग गूगल ड्राइव में अपलोड किए ना? अपलोड कर दिया हूँ, मुजफ्फर भाई ही मेरे किए हैं सर, मैं भेज दिया था मुजफ्फर भाई को। मुजफ्फर भाई क्योंकि अगर वो गूगल ड्राइव में रहते ना, बाकी लोग भी आपका कंट्रीब्यूशन बाकी लोग भी डाउनलोड करके तैयार कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। मैं तो आज ही बताने वाला था, हुआ क्या कि मेरे पास वो मिल नहीं रहा था, फिर हम गूगल ड्राइव में जाके देखे तो वहाँ है अपलोड, तो कल मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, मैं देखता हूँ। ओके ओके ठीक है सर। ओके, अब क्लास भी है सर इंग्लिश का, हाँ अभी 1 बजे से क्लास है सर, इंग्लिश की क्लास है कम्युनिटी के। ठीक है, आप क्विट कर सकते हैं। ओके, जी सर, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।